अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को टाइमली देख लें। जब मैं अपने घर से एक औरत को मुस्कुराते हुए निकलते देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई। मैंने सोचा कि कोई आस पड़ोस की औरत होगी। जब मैं अंदर आया तो नूर कमरे में थी। मैं सीधा कमरे में चला गया। इस वक्त वो बेड की चादर ठीक कर रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराने लगी, कहने लगी, आप आ गए? मैंने कहा, हाँ। ये औरत कौन थी? कहने लगी, मेरी जानने वाली थी। मैंने ये बात को ज़्यादा संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन दूसरे दिन फिर मैंने एक औरत को घर से बाहर निकलते हुए देखा। वो भी बाहर आते हुए मुस्कुरा रही थी। मैंने उसे भी नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन तीसरे दिन भी जब मैंने दो औरतों को अजीब लहजे में बात करते और फिर मुस्कुराते हुए अपने घर से बाहर जाते हुए देखा तो मैं कुछ ठटक सा गया था। वो आपस में खुसर पुसर भी कर रही थी। मुझे भी बार बार देखकर मुस्कुराई जा रही थी। मैं इनकी मुस्कुराहट नहीं समझ पा रहा था। बहरहाल घर के अंदर गया तो नूर खाने की तैयारी करने लगी। खाने के दौरान मैंने नूर से पूछा, मैंने कहा कि ये औरतें कौन हैं? रोज कोई ना कोई औरत बाहर निकल रही होती है। मेरी बात पर जाने क्यों नूर का मुंह में जाता नवाला रुका था। ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। जल्दी से उसने पानी का गिलास लिया, दो चार घूंट इकट्ठे पिए। कहने लगी, हमाद, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस मेरे पुराने मोहल्ले में है जिनसे बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए मिलने आ जाती हैं। ये कहते हुए वो बार बार अपनी नजरें मुझसे बदल रही थी। मैं बड़े गौर से इसी को देख रहा था। जाने क्या वजह थी कि वो मेरी नजरों से बड़ी नर्वस हो रही थी। हालांकि मैंने तो उसे कुछ भी नहीं कहा था। बार बार खाना खाते हुए वो मुझे वजाहतें दिए जा रही थी। कहने लगी, मैं असल में मिलनसार बहुत हूँ, इसलिए मेरा अपने मैके में भी मोहल्ले वाली औरतों से बहुत मिलना जुलना था। हम बड़े प्यार मोहब्बत से रहते थे। बस मेरी शादी हुई तो मुझसे फ़ोन पर कहने लगी कि तुमसे मुलाकात करनी है। मैं इनकार नहीं कर सकी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं तो बस इसके चेहरे पर छाई हुई बदहवासी देख रहा था। ना मैंने इससे कोई वजाहत मांगी थी, ना ही मैंने दोबारा पूछगछ की थी। इसका मुझे यूं वजाहतें देना मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। मुझे ये लगा कि जैसे इस रात उसने ठीक से खाना नहीं खाया। यूं तो मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी ना थी, लेकिन मैं जहाँ नौकरी करता था मेरी तनख्वाह मुनासिब सी थी। घर इतना इसलिए अपना था तो महीना इज्जत से कट जाता था। महीने के आखिरी अयाम यूं गुजरते थे कि मुझे दाल सब्जी पर ही गुजारा करना पड़ता था। जो मेरी जमा पूंजी थी वो मेरी शादी पे लग चुकी थी, लेकिन अब मेरे लिए परेशानी भी थोड़ी बढ़ गई थी, क्योंकि अब बीवी थी, कल को बच्चे भी होने वाले थे और मेरी तनख्वाह में मुझे कोई भी खातर ख्वाह इजाफा होने की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही थी। मेरा शुमार इन शोहरों में होता था जो सारा घर का खर्चा अपने हाथ में रखते हैं। मैं घर में ख़त्म होने वाली सारी अशिया ला कर देता था, लेकिन आज तक मैंने कभी भी नूर के हाथ में पैसे नहीं रखे थे। अभी भी महीने के आखिर के दिन थे। इन 2 माह में नूर ने मुझसे कभी भी खर्चे के लिए एक बार भी नहीं कहा था, लेकिन अगले रोज़ फिर मैंने किसी से घर के खवातीन को निकलते हुए देखा। इस रोज़ मोहल्ले में मेरे एक बुजुर्ग गुजरते हुए मुझे रोक कर कहने लगे, कैसे हो मियाँ? मैंने कहा, जी ठीक हूँ। कहने लगे कि तुम्हारी बीवी का बड़ा मिलना जुलना है। पूरा दिन कोई ना कोई औरत तुम्हारे घर में आती जाती रहती है। फिर कहने लगे कि इसे अपने मोहल्ले की भी खवातीन से मेल जोल करवाओ। मोहल्ले की कोई औरत इसके घर दरवाज़ा भी खटखटा दे तो अंदर से ही जवाब दे देती है कि मैं काम में मसरूफ़ हूँ, मिल नहीं सकती। बड़ी अजीब बात है भाई। मेरी बीवी इसके लिए पुलाव लेकर गई थी, लेकिन उसे तो दरवाज़ा भी नहीं खोला। ये बात सुनकर शर्मिंदगी भी महसूस हुई थी और बड़ा अजीब लगा था। मैं तो समझा था कि शायद वो औरतें तभी आती हैं जब मैं ऑफिस से वापस आता हूँ, लेकिन पूरा दिन किसी ना किसी औरत का आना जाना मुझे अपने मोहल्ले के इस बुजुर्ग से मालूम होगा। तो वो काफ़ी अच्छे थे, नमाजी थे। उनकी बीवी भी समझदार थी बहुत और दीनदार भी थी। मुझे ये भी बुरा लगा कि नूर ने इन्हें बाहर दरवाजे से ही क्यों वापस भेज दिया, अंदर क्यों नहीं बुलाया। अगर वो मिलनसार थी तो सिर्फ अपने पुराने मोहल्ले के लिए ही क्यों थी? इसे यहाँ भी सबसे मिलते जुलते रहना चाहिए था। मैंने जैसे ही चाबी से दरवाज़ा खोला, मुझे अंदर कमरे से हंसने की और बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। जो बातें मैंने उन दोनों खवातीन के माबैन सुनी, मेरा तो सर चकरा के रह गया था। ये मैं क्या सुन रहा था? बातें सुनकर मेरा गुस्से से बुरा हाल हुआ था। मैंने अपने कमरे के दरवाजे का नैब घुमाया तो दरवाज़ा लॉक था। मैंने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा नूर ने खोला। मुझे बाहर खड़ा देखकर और गुस्से में देखा तो बुरी तरह से घबरा गई थी। अपने चेहरे पर आने वाला पसीना पोंछने लगी। मैंने कहा, कौन है घर में? कहने लगी, मेरी जानने वाली है। मैंने कहा, हटो पीछे, लेकिन सामने खड़ी रही।
मैंने कहा, नूर पीछे हटो। ये कहकर मैंने नूर को परे हटाया कि जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ मेरे होश उड़ गए। एक औरत बिना दुपट्टे के बेड पर बैठी थी। मुझे देखकर फौरन से अपना बुर्का पहनने लगी। मैंने अपनी नजरें झुका ली और कमरे से बाहर आ गया। मेरा गुस्से से चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो औरत फौरन से कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही घर से बाहर गई, नूर ने घर का दरवाजा बंद किया और बड़े गुस्से से अपने कमरे में दाखिल हुआ था। बेड की चादर बिखरी हुई थी। मैं बेड पर बैठकर दोनों हाथों से अपना सर जकड़ कर बैठ गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी ऐसा भी कुछ कर सकती है। नूर बड़ी डरी सहमी सी कमरे में दाखिल हुई। मैं इस वक्त इतने गुस्से में था कि शायद इस पर हाथ उठाने से भी गुरेज न करता। मैंने चिल्लाकर कहा कि ये सब क्या हो रहा है इस कमरे में। कहने लगी, कुछ भी नहीं हो रहा था। मैंने कहा, झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारी बातें सुनी है। कहने लगी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने कहा कि वो औरत बिना बुरके के मेरे कमरे में क्यों बैठी थी। वो कहने लगी, क्या हो गया है माद आपको? मेरी जानने वाली थी, मैं घर में अकेली रहती हूँ, इसलिए उसने कमरे में आकर बुर्का उतार दिया। मैंने कहा कि ये चादर क्यों बिखरी हुई है। कहने लगी, आप क्या समझते हैं मुझे? जाहिर है बातें कर रहे थे, खा पी रहे थे, चादर बिखर गई होगी। मैंने कहा, तुम लोग बातें क्या कर रही थी? क्योंकि जो बातें मैंने सुनी वो बड़ी अजीब थी। कहने लगी, क्या सुन लिया आपने? जाहिर है जैसे आम मर्द बैठकर मियाँ बीवी की बातें आपस में करते हैं, हम औरतें बैठ के अकेले में कर लेती हैं। न जाने आपने क्या सुना, क्या सोच लिया। ये कहते हुए वो आंसू पहुंचने लगी थी। मुझे अपनी सोच की तरदीद करनी पड़ी थी। हो सकता है जो मैंने सोचा था वो गलत हो। जाहिर है वो दोनों औरतें थीं। अगर इस औरत ने बुर्का उतार दिया था तो कोई बुरी बात तो नहीं थी। बेड पर बैठते ही बेड की चादर बिखर जाती है। और वो ऐसे ही बातें कर रही थी कि उसके शौहर ने जब वो इस्तेमाल करना शुरू किया तो उसमें 100 घोड़ों जितनी ताकत आ गई थी। पूरी रात उसने मेरे साथ वो हंसकर बता रही थी और मेरी बीवी भी हंस रही थी और जवाब दे रही थी कि देखा फिर मेरा कमाल, अब तो मजीद अपने शौहर की गर्विता हो जाओगी। उस औरत ने यही कहा था कि फिर कहने लगी, चलो हटो, छोड़ो, मुझे बताते हुए शर्म आ रही है। ये बात सुनकर मेरी बीवी नूर कहने लगी, अरे शर्माना कैसा, बताओ ना मुझे क्या हुआ था रात को। वो औरत अपनी रात की दास्तान मेरी बीवी को बताने लगी, जो मैंने थोड़ी सी सुनी थी तो मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। पता नहीं क्यों मुझे ये लगा जैसे वो औरत मेरी बीवी के साथ कुछ गलत कर रही है या वो मिलकर कुछ गलत कर रही हैं दोनों, क्योंकि दोनों का लहजा मखमूर सा हो रहा था। लेकिन शायद मैं गलत था। मुझे अपनी सोच पर अफसोस होने लगा था। नूर शायद ठीक कह रही थी। जब हम मर्द मिलकर अपनी घरेलू बातें और बीवी के साथ ताल्लुकात को भी आपस में डिस्कस कर लेते हैं तो औरतें भी करती हुई, ये कोई अनहोनी बात तो नहीं थी। लेकिन ये शायद मेरी बहुत बड़ी गलत फहमी थी कि मैंने अपनी बीवी पर एतबार किया था। रात को सोने से पहले मैंने अपनी बीवी से ये बात पूछी कि वो मोहल्ले की औरतों को घर में आने से क्यों मना करती है, सिर्फ अपनी ही जानने वाली औरतों से ही क्यों मेल मिलाप रखा है। मैंने कहा कि आज मुझसे मोहल्ले के बुजुर्ग ने ही शिकायत की। मेरे इनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। जब मैं अकेला रहता था तो इनकी बीवी रोजाना मुझे खाना भिजवाती थी, मुझे बेटों की तरह चाहती थी। वो तुम्हारे घर पुलाव लेकर आई थी और तुमने दरवाजा तक नहीं खोला, कितनी बुरी बात है। वो कहने लगी, मैं इस वक्त नहा रही थी इसलिए मैंने आवाज देकर मना कर दिया। आप इन्हें बोले कि वो आ जाएं, मैं इनसे मिल लूंगी। ये बात भी नूर की ठीक थी। जाहिर है वो यूं तो बाहर नहीं आ सकती थी। मैं सोने के लिए लेटा तो यकदम मुझे इस औरत की बात याद आने लगी। वो किसी परफ्यूम का जिक्र कर रही थी। न जाने कौन सा परफ्यूम था और क्यों उसके शौहर ने इस्तेमाल किया था। और ऐसा भी इस परफ्यूम में क्या था कि इसके शौहर में इतनी ताकत आ गई थी कि उसने अपनी बीवी की चीखें निकलवा के रख दी थी। मेरे दिल में भी अजीब अजीब से ख्याल उठने लगे, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई थी मैं खुद को थका थका महसूस करने लगा था। यूं तो नूर ने मुझे कभी भी इस हवाले से कोई ताना नहीं दिया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि जैसे थोड़ी बहुत कमी मुझ में है। मेरी सेहत भी ज्यादा काबिल रश्क न थी, इसलिए मेरे दिमाग में ये ख्याल उभरने लगा कि क्यों ना मैं नूर से इस परफ्यूम के बारे में पूछूं। लेकिन ना जाने क्यों मैं इससे पूछ नहीं पाया। शायद मर्द की अना इस बात की इजाजत नहीं देती कि औरत के सामने अपनी इस किस्म की कमजोरी का जिक्र करे। हाँ, ये बात 2 माह में नूर भी जान ही चुकी थी, मगर कभी पलट कर कहा नहीं था कि मैं उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहा था। तभी वो आज आने वाली औरत के साथ इस तरह बेबाकी से मियाँ बीवी के मरासम का पूछ रही थी। लेकिन मैं अब इस बारे में संजीदगी से सोचने लगा था, क्योंकि एक बार जब मैं घर आया तो वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। कह रही थी कि वही औरत हमेशा बाहर मोहब्बत तलाश करती है जिसे शौहर मुतमईन ना कर सके, उसे मोहब्बत ना दे सके। जिन औरतों के शौहर कमज़ोर हो, सारा दिन बाहर खज्जल होने के बाद रात को ना सिर्फ बीवी को मायूस करें बल्कि खुद भी आधे अधूरे हुए हों, फिर बीवी के गैर मर्दों से ताल्लुकात रखने पर मत चिल्लाया करें, क्योंकि ये तो फितरी अमल होता है। ये सुनकर मेरा जहन कुछ मुंतशिर सा होने लगा था। मुझे अंदर आता देखकर नूर ने फोन बंद कर दिया। मैंने कहा कि किससे बात कर रही थी। कहने लगी, बस अपनी बहन से। मैंने महसूस किया था कि नूर शायद मुझसे डरती है, मुझसे कभी भी खुलकर बात नहीं करती, चुप चुप सी रहती है।
दूसरी बीवियों की तरह खुल मिलकर नहीं रहती, जैसा कि वो रहती हैं। मैं काम से आता तो मुझे फौरन खाना दे देती, फिर कमरे में चली जाती, फ़ोन पर बातें करने लगती। मैं उसके पास बैठता तो उस पर एक अजीब-सी घबराहट सी तारी हो जाती। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था जैसे कहीं न कहीं कोई न कोई गड़बड़ ज़रूर है। अभी उसका यूं बात करना भी मुझे अजीब ही बेचैन कर गया था। खाना खाने के बाद बर्तन रखने के लिए नूर किचन में गई तो मैं भी शरार से उसके पीछे ही चला गया। वो सिंक में बर्तन धोने लगी थी। हाथ गंदे थे तो मैंने जाकर उसे पीछे से अपने हिसार में ले लिया। मेरी सांसें खुद पर महसूस करके शायद वो जज्बात को भांप चुकी थी। अगले ही पल मुझे पीछे धकेल कर खुद को आजाद करवाने लगी, मगर मैं उसके कान के पास सरगोशी कर नुमा अंदाज में बोला कि क्या कह रही थी तुम कॉल पर अपनी बहन से। वो पहले तो खुद को छुड़वा रही थी, लेकिन मेरे इस सवाल पर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। कहने लगी, शर्म करें आप, वो मेरी बहन है। मेरी भला उसकी और मेरी प्राइवेट बातें मैं आपको क्यों बताऊं। बीवी के इस जवाब पर मैं झुंझलाया, फिर उसका रुख अपनी जानिब करके बोला कि जब तुम दोनों और तुम्हारी पुराने मोहल्ले वालियां एक दूसरे के शौहरों के बिस्तर की बातें कर सकती हैं, तो फिर तुम अपने महरम शौहर को क्यों नहीं बता सकती। मेरे इस सवाल पर उसने मुझे पीछे धकेला और सख्ती से बोली कि आप भी अजीब बातें करने लग जाते हैं, जाए जाकर कमरे में बैठे, आती हूँ मैं। मेरी बीवी तो मेरे जज्बात पर पानी फेर चुकी थी। अरे शौहर के लफ्ज की खातिर तो बीवियां तरसती हैं। नूर तो औरतों से ऐसी बेबाक बातें उगलवाया करती थी। न जाने मेरे साथ बात करते हुए उसे क्यों उलझन होती थी, न जाने असल माजरा क्या था। बहरहाल मैं गहरी सांस खारिज करके अपने कमरे में वापस लौट चुका था। दिमाग तो वैसे ही आज दफ्तर में बिल्कुल ही माफ होकर रह चुका था, क्योंकि सोचा था क्यों ना फरमाए फ्रेश हो जाऊं। जब से शादी हुई थी मेरे कपड़े वगैरह नूर ही निकाल कर रख देती थी। कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थी कि खुद अलमारी में खोलकर अपने लिए कुछ निकाल सकूं। बिलाशुबा नूर एक बासलीका और बाइखलाक बीवी थी, लेकिन मेरे करीब आने पर ही उसे अजीब सी घबराहट होने लगती थी। ये सब सोचते हुए मैंने जब अलमारी खोली और अपना मतलूबा सूट निकाला तो अचानक मेरी नजर अलमारी में ही मौजूद दराज पर पड़ी। लाशऊरी तौर पर ही सही, मैंने उस दराज को खोला तो वो लॉक था। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। आखिर इसमें ऐसा क्या पड़ा था जो नूर ने छुपा कर रखा हुआ था। बेसाख्ता मेरा ध्यान इस परफ्यूम की जानिब गया था, जिसका जिक्र नूर अपनी मोहल्ले वाली इन औरतों से किया करती थी। मेरा तजस्सुस मजीद बढ़ने लगा। मैंने इस दराज को खोलने की कोशिश की, मगर इसकी चाबी गायब थी। मैंने अलमारी में वहीं पर इसकी चाबी को खोजना शुरू कर दिया, तो वहीं पड़े हुए नॉवेल्स के नीचे वो चाबी रखी हुई थी। ये बात मेरे लिए बड़ी हैरानकुन थी कि आखिर नूर ने चाबी को यहाँ पर क्यों छुपा कर रखा है। इसमें ऐसी कौन सी खुफिया चीज रखी थी। घर में तो सिवाय मेरे और उसके कोई होता भी नहीं था। यकीनन कुछ तो ऐसा जरूर था जो ये मुझसे भी छुपाना चाहती थी। मैंने जैसे ही दराज खोला तो दराज पीछे खुला हुआ तो सामने सबसे मेरी सोच के मुताबिक ही वही था। वहां पर एक परफ्यूम पड़ा था जिसकी शीशी स्याह रंग की थी। इस परफ्यूम पर किसी भी किस्म का कोई लेबल नहीं लगा था। हाँ, अलबत्ता कोने में एक जानिब सफेद मार्कर से नूर ने जरूर कुछ लिखा हुआ था। मैंने जैसे ही इस परफ्यूम को अपने हाथ पे पकड़ा और उसको खोलकर सूंघने लगा कि अचानक मेरा हाथ वहीं पर रुक गया। नूर ने अगले ही पल कुछ सेकंड जाया किए बगैर वो परफ्यूम मुझसे छीना और लॉक में रखकर उसे बंद कर दिया। कहने लगी, ये क्या कर रहे हैं आप? बंदे की कोई प्राइवेसी भी होती है। जब मैंने लॉक लगाकर रखा था तो अब आप क्यों इस लॉकर को खोल रहे थे? नूर पहली मर्तबा मुझसे काफी ऊंची आवाज में बात कर रही थी। मैंने अपने माथे पर बल डाल लिए थे। कहने लगा कि ये तो मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो? ये घर मेरा है, अलमारी मेरी है, ये लॉक तक मैंने खुद लगवाया था। ये परफ्यूम तुमने इसके अंदर छुपाकर क्यों रखा हुआ है? क्या है इस परफ्यूम में? मेरे सवाल पर नूर थोड़ी मुतजब्जब सी हुई थी, आंखें चुराने लगी, फिर बोली, कुछ भी नहीं है, बस ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है। इसे सिर्फ मैं ही इस्तेमाल करती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरा परफ्यूम कोई और इस्तेमाल कर सके, इसलिए मैंने ये यहाँ पर छुपा कर रखा है। वो नजरें चुराकर बात कर रही थी। साफ जाहिर था कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है। जैसे ही अलमारी बंद करके वहां से जाने लगी तो मैंने उसे बाजू से जकड़कर वहीं दीवार के साथ लगा दिया। मेरे इस रद्द अमल पर वो थोड़ी घबरा चुकी थी। कहने लगी कि झूठ मत बोलो, सच बताओ कि इस परफ्यूम में, मैंने तुम्हें अक्सर औरतों के साथ बातें करते हुए सुना है, एक परफ्यूम की बात करती हो जिसे लगाने के बाद इन मर्दों के अंदर 100 घोड़ों जितनी ताकत आ जाती है। बताओ ये परफ्यूम कहाँ से आया तुम्हारे पास, और तुम ये सब कुछ क्या करती फिर रही हो? मुझे लगा था मेरे सवाल पर नूर कसमसा जाएगी और हकीकत मुझे बता देगी, लेकिन अगले पल वो मुस्कुराकर कहने लगी कि चले, अगर आप जान ही गए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल मैं एक रिसर्च कर रही थी। तजुर्बे करना तो मुझे मेरा पसंदीदा मशाला था। कुछ मैं साइंस की स्टूडेंट भी रही हूँ, तो इन मामलात के बारे में मुझे अच्छा खासा पता था। मैं सोचा करती थी कि एक ऐसी खोज करूंगी जिससे बहुत से लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे, मगर हर चीज में ही ये साइंस इनकलाब ला चुकी थी। किसी को किसी तरह की कोई ऐसी परेशानी ना थी
जिसे मैं हल कर सकती, लेकिन फिर तभी मैंने इस मामले पर गौर किया जो कि यहाँ पर हर 10 में से 4 लोगों का तो मसला लाजमी ही है। कुछ तो ऐसे हैं जो शर्म के मारे किसी को कुछ बताते भी नहीं हैं, बल्कि दिल की बात दिल में ही रखते हैं और घुट-घुट कर ज़िंदगी जीते रहते हैं। मैं बगैर पलके झपकाए अपनी बीवी को देख रहा था, जो फर-फर ज़ुबान चलाती मेरे सामने बोल रही थी। कहने लगी कि दरअसल मैंने इस परफ्यूम में कुछ ख़ास मिलाया है। एक ऐसा परफ्यूम बनाया है जिसे इस्तेमाल करने से मर्द में 100 घोड़ों जितनी ताकत आ जाती है। इसे मैंने अपनी कई करीबी ख़वातीन को भी दिया, ताकि इसे टेस्ट कर सकें, और इसका नतीजा 100% निकला है। औरतें बहुत खुश हैं। यहाँ तक कि इनके शौहर भी अपनी बीवियों को इस परफ्यूम की वजह से मज़ीद इनकी इज़्ज़त करने लगे हैं, इनसे मोहब्बत से पेश आने लगे हैं और इन औरतों की ज़िंदगी में खुशियों से भर गई है, क्योंकि वो इज़दवाजी रिश्ता भरपूर तरीके से कायम कर रहे हैं। और मैं अपनी बीवी का इंकशाफ भी सुन चुका था। इस मरतबा वो खुद अलमारी की जानिब गई और वो परफ्यूम निकाल कर मेरे सामने लाई थी। कहने लगी कि इसका सिर्फ एक ही स्प्रे जिस्म में 100 घोड़ों जितनी ताकत ले आता है। मैं अपनी बीवी के हाथ में वो कांच की बोतल देख रहा था। मेरी आंखों में तो जैसे चमक आ रही थी। अगले ही पल मैंने बीवी से कहा कि औरों का तो तुम भला करती जा रही हो, लेकिन क्या तुम्हें अपने शौहर के बारे में एक पल से भी ख्याल नहीं आया कि ये परफ्यूम तो अपने शौहर को भी दो, ताकि हमारी जिंदगी भी कुछ बदल सके, मैं तुम्हें खुश कर सकूं। मेरी इस बात पर मेरी बीवी बौखला सी गई थी। कहने लगी कि आप जैसे हैं मुझे वैसे ही पसंद है, भला आपको इन सब की क्या जरूरत है। मगर मैं जानता था कि कहीं ना कहीं वो मुझ में खामियां जरूर हैं, और मैं अपने इलाज के बारे में भी सीरियस था। लेकिन मुझे इस परफ्यूम का पता चला तो मैं सोच चुका था कि इस परफ्यूम का इस्तेमाल तो करके ही रहूंगा। मेरी बीवी ने वो दोबारा रख दिया था। वो तो ये कह रही थी कि वो मेरे साथ ही मुतमईन है, लेकिन वो सारी रात मैं सो ना सका। सारी रात करवटें बदलता रहा। एक जानी मेरा ध्यान इस तरफ था कि मैं इस परफ्यूम का इस्तेमाल खुद भी करूंगा, लेकिन वहीं दूसरी जानी मेरे जहन में कई तरह के वसवसे पनपने लगे थे कि अगर ये टेस्ट वाकई कामयाब रहा तो हम तो करोड़पति बन जाएंगे। मेरी बीवी का ये फार्मूला बड़े बड़े दवाखानों और हकीमों के भट्टे बहा देगा। इसके अलावा जो बात मेरे लिए हैरान कुन थी वो ये थी कि बीवी के पर्स से मुझे 5,000 के कई नोट मिले थे। मैं हैरान तो था कि बीवी के पास इतने ज्यादा पैसे आखिर कहाँ से आ गए। मैं तो उसे घर के लिए पैसे भी नहीं देता था। इस जिस चीज की भी इसे जरूरत होती थी खुद लाकर देता था। फिर कहीं ये पैसे भी वो परफ्यूम के देने के बदले में तो इन औरतों से नहीं ले रही थी। वो पैसे यकीनन वो परफ्यूम से ही कमा रही थी। इस शाम जब मैं घर वापस लौटा तो आज मैं मामूल से जरा हट कर वापस हो चुका था। घर का दरवाजा भी खुला हुआ था। घर में कदम रखा तो मेरे होश उड़ गए थे। मौलवी साहब की बीवी मेरे घर से निकल रही थी। मैंने पहले मौलवी साहब की बीवी को बुरके में ही देखा था। बड़ी शरीफ और पर्दादार लगती थी, लेकिन आज उनके मुंह से जो बात सुनी तो शर्म से पानी पानी हो चुका था। कह रही थी कि मौलवी साहब तो उम्र के साथ साथ बिल्कुल ही बूढ़े हो चुके थे, मगर तुम्हारे दिए गए इस परफ्यूम से तो जैसे जिंदगी ही लौट आई है। मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरी तरफ से ये 10,000 रुपया तुम इनाम के तौर पर रखो। अल्लाह तुम्हें मजीद तरक्की दे और तुम मजीद दवाइयाँ बनाकर हम शरीफ और पर्दादार खवातीन के राज रखती रहो। कसम से मौलवी साहब तो बड़े खुश थे। ये 10,000 रुपये उन्होंने खुद तुम्हें देने को दिए हैं और कह रहे थे कि तुमने हमारी जिंदगी में खुशियां वापस लौटा दी हैं। मौलवी साहब की बीवी जब बाहर निकली तो बड़ी ही खुशो खुरम थी। मुझे देखकर अपना चेहरा छुपा लिया। घर से बाहर निकली तो मैं कान की लौ तक सुर्ख हो चुकी थी। मेरी बीवी ने जब मुझे देखा तो खिलखिलाकर हंस दी। मैं सोच चुका था कि आज मैं इस परफ्यूम का इस्तेमाल करके ही रहूंगा। इस शाम बीवी काम कर रही थी तो मैंने धीरे से कमरे में गया और अलमारी से परफ्यूम निकालकर खुद पर स्प्रे करने लगा। मैं खुश था कि आज रात तो औरों की चीखें निकलवाने वाली की चीखें निकलने वाली थी। इस रात मैंने उनके करीब किया था, लेकिन मुझे अपने अंदर कोई खास तब्दीली महसूस नहीं हुई थी। आज भी वही थकावट और अजीब सा असर मुझ पर चढ़ा हुआ था। मुझे तो यूं लग रहा था जैसे मेरी हालत पहले से भी ज्यादा गई गुजरी हो चुकी थी। इस पर भी नूर ने मुझसे जिस तरह की गिला शिकवा किया नहीं था, मगर मैं तो जैसे शर्मिंदा सा हो चुका था। अगले रोज एक मरतबा फिर मैंने चुपके से हद से ज्यादा स्प्रे खुद पर किया, मगर मेरी जान के लाले तो तब पड़े जब मैं खुद को बिल्कुल ही नामर्द सा महसूस करने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे मैं कभी मर्द था ही नहीं भरपूर। अपनी ये हालत देखकर मैं हवास बाख्ता हो गया। नूर भी परेशान हो गई। कहने लगी कि कोई बड़ी बात नहीं है, आप इस मामले को इतना सीरियस मत लें। मगर मैं बुखलाहट में इसे सब कुछ बताने लगा कि मैंने वो परफ्यूम खुद पर किया था। मुझे लगा था कि वो जानकर गुस्सा होगी, लेकिन एक अजीब सा इत्मीनान उसके चेहरे पर छाया हुआ था। वो बड़े अजीब से लहजे में मुझे दिलासा दे रही थी कि कुछ नहीं होता, खैर है। वैसे भी मुझे आपके साथ इज़्दवाजी जिंदगी शुरू करने का कोई खास शौक नहीं है। आप जैसे भी हैं मुझे अच्छे लगते हैं। अगले रोज जब मैं डॉक्टर के पास गया तो खैर से वो मियाँ बीवी का छोटा सा हॉस्पिटल था, जो मर्द और जन दोनों के ऐसे मामलात का इलाज किया करते थे। मैंने जब वहां पर
मेल डॉक्टर से अपने मसले का जिक्र किया तो वो भी सोच में पड़ चुके थे। मेरी बीवी के मिजाज और तबीयत के बारे में भी मुझसे पूछगछ की गई। जब मैंने उन्हें बताया कि वो कुछ सोच में पड़ गए, फिर कहने लगे कि आपके मसाइल का हल तो तभी निकल सकता है जब आपकी बीवी यहाँ पर आए और अपना वो परफ्यूम भी लाए। मैंने खुद जाकर नूर को ये बताया तो वो थोड़ी घबरा चुकी थी। कहने लगी कि ये मेरी तहकीक है, आप कैसे किसी भी डॉक्टर को जाकर बता सकते हैं? मेरे राज उगल सकते हैं। मैं कभी भी आपके साथ वहां नहीं जाऊंगी। उसने तो अपना परफ्यूम भी छुपा दिया था, जबकि मेरी तबीयत मजीद गिरती चली जा रही थी। मैं तो बिल्कुल ही गोया नामर्द हो चुका था। अपने भाई से कॉल करके भी अपने इस मसले का जिक्र किया। वो भी कहने लगा कि मैं किसी तरह आपको यहाँ ले आता हूँ। यहाँ पर माहिर अच्छे डॉक्टर आपका इलाज करवाते हैं ताकि आप ठीक हो सके। मगर नूर ने मुझे ऐसा करने से मना कर दिया था। वो जाने क्या चाहती थी। मुझे तो ऐसा लगने लगा था जैसे वो मुझ में दिलचस्पी शुरू से ही नहीं ले रही थी। हाँ, जब भी मेरे भाई की कॉल आती तो बड़े गौर से सुना करती थी। वो मेरे सामने अक्सर वो खोई खोई सी रहने लगी थी। आखिर ये सब राज भी एक दिन मेरे सामने राज ना रह सका। जो अपनी बहन से फोन पर बात कर रही थी और जो मैंने सुना तो मेरे होश ही उड़ चुके थे। मेरी बीवी अपनी बहन से कह रही थी कि न जाने इस हमाद नामी शख्स से कब मेरी जान छूटेगी। अरे ये क्यों नहीं समझता कि इस जैसे शख्स से मुझे मोहब्बत शुरू से ही नहीं थी। मुझे तो दौलतमंद और पैसे वाला शख्स चाहिए था। मैं दूसरे मुल्क जाकर रहना चाहती थी। और खैर से इसका छोटा भाई इससे भी ज्यादा खुश शक्ल और लाखों रुपए कमाने वाला है। मैं तो पहली नजर में ही इस पर दिल हार बैठी हूँ। वो मेरी जिंदगी का पहला मर्द है जिसे देखने के बाद मेरे अंदर हलचल महसूस हुई है मुझे। वरना तुम तो जानती हो मुझे एक ऐसी बीमारी है हार्मोन्स की। किस तरह की कमी है कि मैं मर्दों को देखकर किसी भी तरह का अट्रैक्शन महसूस ही नहीं करती, सिवाय इस शख्स के जिसे देखने के बाद मेरा दिल चाहा कि बस वो हो और मैं हूँ। इसके बाद जो कुछ सुना मेरे दिमाग में तो आंधियां चल रही थी। कहने लगी कि मैंने हमाद को ऐसा परफ्यूम दिया है जिसे वो मुझसे छुप कर लगा तो रहे हैं, मगर इससे इन पर उल्टा असर हो रहा है, जिससे वो बिल्कुल ही नामर्द हो जाए और मैं खुद ही इन्हें इस कदर जलील और शर्मिंदा कर दूं कि वो मुझे तलाक देने पर मजबूर हो जाए। इसके बाद मैं किसी न किसी तरह अपने देवर से शादी कर लूंगी। अपनी बीवी का इतना बड़ा इंकशाफ, वो भी इस वक्त तो मैं सर चकरा कर रह गया था। यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी बीवी मेरे बारे में ऐसा भी सोचती है। नूर मेरी मौजूदगी महसूस कर चुकी थी। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर गिर चुका था। मैं उसके मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ मार दिया। मैं उसकी और अपनी जिंदगी की खुशियों के लिए क्या कुछ नहीं किया था, लेकिन वो इस कदर तेज तरार निकलेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए ऐसी लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल करना अब मेरे लिए नामुमकिन था। मैंने नूर को मैके छोड़ दिया। मैके में रहने के चंद माह बाद ही उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। वो खुद मुझसे कॉल करके माफी मांगने लगी। तब तक मैं अपना इलाज भी करवा चुका था। मैं अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। मैं उसे रोता था, माफिया मांगने देखता था तो पहला और आखिरी मौका दे दिया। मेरी जिंदगी में शामिल हो चुकी थी। उसके बनाए हुए परफ्यूम को हमने एक मरतबा फिर बेचना शुरू कर दिया और इस मरतबा हम महाना लाखों रुपए कमाने लगे। नूर मेरे साथ एक अच्छी बीवी बनकर रहने लगी थी। तकरीबन 1 साल की कशीदगी के बाद नूर ने मुझे खुशखबरी सुनाई थी कि वो माँ बनने वाली है और उसके परफ्यूम की वजह से कितनी खवातीन खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। बहुत जल्द हमने अपना परफ्यूम बाकी शहरों तक पहुंचाने का भी इंतजाम कर रहे हैं ताकि सब लोग खुश खुरम जिंदगी गुजार